everyone. I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, you like, share and don't forget to subscribe so that you don't miss any video from Physics Online Education. स्टूडेंट्स, जो मेरा आज का लेक्चर है वो बीएससी 5th सेम के लिए है और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर जो आज डिस्कस करेंगे वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के अंदर आज न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आज हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास, हम जब भी किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, जहाँ पर ए क्या है एटॉमिक, ए क्या है मास नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ए मास नंबर और जेड एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पर अगर मास ऑफ एटम की बात करें तो मास ऑफ एटम हमारे पास किसके इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा। अब जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्मॉल होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसको निग्लिजिबल लेकर चलते हैं। ठीक है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से फिर मास ऑफ एटम हमारे पास क्या आ जाता है? मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एटम का मास है 99.75% जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे। मतलब जो न्यूक्लियस है वो अकाउंट करता है 99.75% ऑफ द मास ऑफ एटम। ठीक है, अब आती है बात मास ऑफ न्यूक्लियस पे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास क्या होगा? जितने आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं मास उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियर मास ऑफ न्यूक्लियस होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे? जेड प्रोटॉन थे हमारे पास और मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? एमपी के। और ए माइनस जेड क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन्स हैं। ये हमने पढ़ा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अंदर, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल आ गया? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये हो गया हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस को हम जब मास ऑफ न्यूक्लियस को हम किसके अंदर मेज़र करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, 1 AMU। और 1 AMU हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन एटम जिसका मास नंबर क्या है? 12 है। यही होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब हम यहाँ पर कार्बन एटम ही क्यों लेते हैं? हम कोई और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते? उसका रीज़न ये है कि जब कार्बन का एटॉमिक नंबर एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया गया तो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली इसी की वैल्यू जो है लगभग वेरी क्लोज आई थी बाकी सभी एलिमेंट्स को छोड़ के। तो हम जब स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड यहाँ पर किसका लेकर चलते हैं? कार्बन एटम का। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल आ गया? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। n atoms of carbon has mass 12 ग्राम होता है। 1 atom of carbon has mass कितना होगा? 12/n। यहाँ पर n क्या है? n एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या आएगा? 1/12 ऑफ
मास ऑफ वन कार्बन एटम, और मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या लिया है 12/n, क्या वैल्यू आ गई 1/n। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.023 10⁻23। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप केजी में लोगे तो 1.66 10⁻⁻27 केजी आएगी। ठीक है। और एटॉमिक स्केल के अंदर जब हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास 1.6725 10⁻⁻27 केजी, और न्यूट्रॉन 1.6748 10⁻⁻27 केजी। ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन लगभग हम क्या लेकर चलते हैं, सेम लेकर चलते हैं। ठीक है। अब आ जाओ कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम किस में मेज़र करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी E = mc²। मास अभी हमने क्या लिया 1.66 10⁻⁻27, और C क्या लिया है 3 × 10⁸ का स्केयर, तो यहाँ पे 9 आएगा। ये वैल्यू आएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.494 × 10⁻⁻10 जूल। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.93148 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻3 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 931481 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई कि न्यूक्लियर की जो एनर्जी है वो हम इसके अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है। और न्यूमेरिकल के अंदर भी हम ये वैल्यू ही लेकर चलते हैं 931.48। Our next property is nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज के अंदर हम ये देखते हैं कि जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो कितना होता है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस हमारे पास क्या होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स, यही होता है। ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जेड, चार्ज कितना होगा प्लस ई होता है प्रोटॉन पे। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड, और चार्ज कितना होगा ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0। ठीक है। तो हमारे पास जो चार्ज आएगा न्यूक्लियस पे वो कितना आएगा प्लस जेड ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर साइज है हमें रफली एस्टिमेट मिला था वो कितना था 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है। अगर हम और सभी एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिसके अंदर न्यूक्लियर साइज को कैलकुलेट किया गया, और उसके अंदर क्या देखा गया कि जो न्यूक्लियर साइज है वो डिपेंड करता है मास नंबर पे। देखो अगर हम एक हैवी न्यूक्लियस लें और एक हम लाइट लें, ठीक है, तो किसका साइज ज़्यादा होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा है या जिसका मास नंबर ज़्यादा, यही होगा, क्योंकि जितना मास नंबर ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास नंबर के ऊपर। ठीक है। और हम न्यूक्लियस
को कैसे मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। अभी मैंने बोला कि न्यूक्लियस को हम कैसा लेके चलते हैं, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 आ जाएगी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, आर नोट। आर नोट एम्पेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है लाई करती है या वेरी करती है 1.2 से 1.6 फर्मी, ठीक है। और एक फर्मी जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियर साइज आ गया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वैल्यू लेके चलते हैं 1.2 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियर साइज आ गया। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी को अगर हम डिनोट करें रो से, तो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास कितना है न्यूक्लियस का, मास ऑफ न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या लिया था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो मास ऑफ न्यूक्लियन पीछे हमने कितना लिया है, 1.66 10⁻⁻27 kg, ठीक है, इतना ही लिया था। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होंगे, ए 4/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल था, आर नोट ए की पावर 1/3 पीछे किया है क्यूब, ठीक है। इसको आप ओपन करिए, क्या आएगा 1.66 10⁻⁻27 इंटू ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए से ए कैंसिल, वैल्यू पुट करोगे 1.66 10⁻⁻27 4/3 पाई आर नोट 1.2 जो पीछे आया था हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लिया था का क्यूब, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 2.97 इंटू 10⁻17 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी आ गई। अब जो ये डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी क्या आ रही है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। ये मास नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती और थ्रू आउट जो है ये डेंसिटी जो है लगभग हम ये कह सकते हैं कि सेम होती है फॉर ऑल न्यूक्लियाइड्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट कब आया, जब व्हेन द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एलिमेंट वर मेड। जब स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी की गई तब वहाँ पर जो न्यूक्लियर स्पिन है उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इमिशन स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रा कब ऑब्जर्व होता है, कोई एलिमेंट जब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, स्पेक्ट्रल लाइंस को इमिट करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। अगर हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखें तो एक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलती हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती हैं। मतलब एक लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलती है, फर्दर स्प्लिटिंग मिलती है। एक लाइन जो है, लाइन इमिट हुई, एक लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलती है, फर्दर स्प्लिटिंग मिलती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट था इसको दिया था 1924 में पॉली, ठीक है। तो पॉली ने ये 1924 के अंदर कहा कि जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है
हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एक लाइन जो है वो ग्रुप ऑफ लाइंस के अंदर स्प्लिट हो रही है, फर्दर स्प्लिटिंग को हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर स्पिन और द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो कैसे, हमें ये पता है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। जैसे अर्थ है, इसका एग्जांपल क्या है, अर्थ सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का 2 टाइप्स का मोशन हम कंसीडर करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का भी 2 तरह से मोशन है। ठीक है, एक उसका ऑर्बिटल और दूसरा उसका स्पिन। तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, 2 टाइप का मोशन होगा उसका, एक ऑर्बिटल की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या है, एल, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मोमेंटम है वो और क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जो स्पिन की वजह से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, स्पिन मोशन की वजह से, वो क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, किसका, एक न्यूक्लियन का है। ये याद रखना है आपने, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है किसका, ऑफ 1 न्यूक्लियन। ये एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास एक न्यूक्लियन का। ठीक है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, √J इंटू J+1 एच कट। ये एच कट बाहर आएगा, एच कट की वैल्यू क्या होती है, h/2π। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, एक न्यूक्लियन का एंगुलर मोमेंटम आया। लेकिन क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की जब हम बात करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हम न्यूक्लियस का लेके चलते हैं उसको हम डिनोट करते हैं आई से। और वो आई किसके इक्वल होता है, कैपिटल L प्लस कैपिटल S के, जहाँ पर कैपिटल L क्या है, कैपिटल L है समेशन ऑफ Li। आई की वैल्यू 1 से n लाई करती है, मतलब L1 प्लस L2 एंड सो ऑन। देखो हमने क्या लिया था, ये L लिया था एक न्यूक्लियन का। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, L1 L2 Ln, उसका समेशन करोगे तो वो क्या है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Li, वो किसके इक्वल लिया, L के। सिमिलरली हमारे पास S क्या है, समेशन Si, और I की वैल्यू क्या है, 1 to n ली है। ठीक है, ऐसे ही S क्या है, S1 प्लस S2 एंड सो ऑन, इनका समेशन क्या ले लिया, S। तो ये हमारे पास क्या आ गया, I आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं I का हम √I इंटू I+1 h कट। और जो ये I है, एंगुलर मोमेंटम जो है या स्पिन जो है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगी h कट का, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होंगे, इवन होंगे। और जब हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी h कट बाई 2, मतलब की वैल्यू h कट बाई 2 का मल्टीपल कब होगी, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं वो क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, तो I की वैल्यू हमारे पास I इंटीग्रल मल्टीपल होगी h कट का जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इवन है, और I हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी h कट का जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है, ऑड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कब इंड्यूस्ड होता है, कोई हम क्या लेके चल रहे हैं, हम एक और सर्कुलर ऑर्बिट लेके चलते हैं। ठीक है, जिसकी रेडियस r है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी डेफिनेट पाथ में मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो ऑर्बिट का
सामने वाला फेस है उस फेस में हमारे पास क्या होता है, जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उस फेस में हमारे पास वो फेस नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल की तरह, ऑर्बिट के सामने वाला, ठीक है। और अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो ये किसकी तरह काम करता है? साउथ पोल की तरह। तो इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करें हम म्यू से, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट और एरिया ऑफ लूप पे। जो ये लूप है इसका एरिया क्या है। तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज बाय टाइम, ठीक है। टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितनी है? जो हमारे पास इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की? 2πr बाय क्या था? v। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? EV/2πr। ये मेरे पास I की वैल्यू आ गई। और एरिया क्या है सर्कल का? πr²। और अगर ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करें तो म्यू क्या आ गया मेरे पास? EV/2πr इंटू πr²। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी EVR/2, ठीक है। EVR/2। अब एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होती है? एल हम लेकर चलते हैं MVR, ठीक है। अगर मैं म्यू और एल की, ये देखो ये भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही था, तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं म्यू एल से, ठीक है। अगर मैं म्यू एल बाय एल की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी? EVR/2 और एल क्या था? MVR। VR से VR कैंसल, म्यू एल बाय एल क्या आ जाएगा? E/2m। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। गामा यहाँ पर क्या है? गामा क्या है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। और ये किसके इक्वल है जायरोमैग्नेटिक रेशियो? ये क्या था हमारे पास? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय क्या लेके चल रहे थे हम? एंगुलर मोमेंटम। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। ये तो हमारे पास आ गई म्यू की वैल्यू। यहाँ से हम म्यू एल अगर फाइंड आउट करें तो म्यू एल क्या आएगा मेरे पास? म्यू एल आएगा E/2mL, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं हम। अब ये कहते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास वेक्टर्स हैं म्यू एल और एल, ये हमारे पास सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन लेके चलेंगे? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम क्या लेके चलते हैं? जेड। तो अगर मैं इसकी जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में देखूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी E/2m, और इसको हम क्या ले लेंगे? एल जेड। जेड डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो जो एल जेड है, एल जेड किसका? एल जेड जो है हमारे पास, एल जेड जो है डिपेंड करेगा किस पर? ML/H कट पर। एल जेड की वैल्यू हम ये लेंगे। और ML क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर एल जेड की वैल्यू पुट करो। एल जेड क्या आ जाएगा? म्यू एल जेड इज इक्वल टू E/2m, ये आ रहा था। और एल जेड को मैं क्या लिख रही हूँ? ML/H कट। और ML क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ML की वैल्यू हमारे पास +L से लेके -L तक लाई करेगी। L-1, L-2 एंड सो ऑन, बीच में 0 आएगा, फिर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और L यहाँ पर हमारे पास क्या था? एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू एल जेड जो हमने फाइंड आउट किया था, हम क्या करते हैं? EH कट को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, ये आ गया 2m
इंटू एम एल। ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी से, वेयर म्यू बी इज़ बोहर मैग्नेट्रॉन। और अगर हम म्यू बी की वैल्यू निकालें तो म्यू बी आएगा मेरे पास ई एच कट क्या होता है, एच बाई 2 पाई है यहाँ पर, और ये क्या आएगा 2 एम। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 2 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे थे, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 और इंटू 3.14। मेरे पास यहाँ पर म्यू बी की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू बी आएगा 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई म्यू बी की वैल्यू। ये तो हम किसके लिए कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे। अगर हम प्रोटॉन को भी वैसे ही कंसीडर करें तो प्रोटॉन के केस में यहाँ क्या आएगा, जहाँ पर एम ई था ना यहाँ पर एम पी आ जाएगा। तो प्रोटॉन के केस में म्यू एल जेड क्या आएगा, ई एच कट बाय 2 एम पी एम एल, यहाँ से यही आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर जिसको हमने बोहर मैग्नेट्रॉन लिखा था यहाँ पर अब वो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। तो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं लिख रही हूँ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन म्यू एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये वैल्यू हमारे पास म्यू एन है। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे जब इसके अंदर तो ई एच कट बाय 2 पाई, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच कट एच बाय 2 पाई है तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 2 पाई 3.14, 2 हमारे पास ये था, और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन क्या लेके चलते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.05 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वजह से आ रहा था, न्यूक्लियर जो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का हमने क्या कंसीडर किया था, ऑर्बिटल मोशन। अगर हम स्पिन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा म्यू जेड क्या आएगा, ई एच कट बाय 2 एम पी, एम की जगह एम एल की जगह एम एस आ जाएगा, और एम एस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, या तो +1/2 होती है या -1/2 होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑर्बिटल की वजह से आया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास किसकी वजह से आया है, स्पिन की वजह से आया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम अब टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करें न्यूक्लियस का, तो टोटल जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, हम टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें तो गामा, अगर आपको याद हो तो गामा किसके इक्वल था, गामा इक्वल था रेशियो ऑफ द डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। हमें टोटल निकालना है तो ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ से म्यू आई की वैल्यू क्या आएगी, गामा आई। ठीक है, गामा किसके इक्वल था, ई एच कट बाय 2 एम पी, ये पीछे हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आई आ गया म्यू आई, और इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, म्यू एन से रिप्रेजेंट किया था ना, ये आ गया। अब जब हम बात करते हैं, ये वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी इसको लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली एक फैक्टर, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास एक फैक्टर और ऐड हो जाता है जिसको हम कहते हैं जी फैक्टर। रिजल्ट बाकी एज इट इज ही रहता है, जी फैक्टर जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं जी
फैक्टर। ये क्वांटम मैकेनिक्स ट्रीटमेंट के अंदर आता है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, म्यू एन, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर आई इंटू आई प्लस 1 एच कट। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन था। और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन प्रोटॉन के केस में कितना होता है, म्यू एन हमारे पास, म्यू पी प्रोटॉन के केस में होता है +2.793 म्यू एन। ठीक है, और न्यूट्रॉन के केस में क्या था, -1.913 म्यू एन। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आता है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया न्यूक्लियस का। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई लाइक पैरिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। Thank you.